माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ लेक्चर नंबर 6 पर्यावरण एवं सतत विकास का घटना चक्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1990 से लेकर 2023 तक के सारे प्रश्न इसमें इंक्लूड है। तो चलिए आज करते हैं घटना चक्र। इसका बेनिफिट तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आप आर ओ या यूपीपीसी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना चक्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। सॉरी, हाँ, तो एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए हम चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बहस करे बगैर। और स्टार्ट करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए करते हैं आज जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव। ये हो चुका था क्या? शायद ये हो चुका था, है ना। तो वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस, ये तो हो चुका था भाई, ये भी हो चुका था आपका। ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव, ये हुआ था। हाँ, ये तो मैं करवाई थी शायद। एक मिनट। तो हमें करना है ओजोन परत का क्षरण से। तो समताप मंडल में ओजोन का निर्माण मुख्यतः पराबैंगनी विकिरण द्वारा होता है। यह संपूर्ण क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में अंतर्गत सूर्य के प्रकाश में उपस्थित ऊर्जा युक्त किरणें ऑक्सीजन से अणु मतलब O2 प्रहार कर उसे 2 परमाणुओं में तोड़ती हैं। दूसरे चरण में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके O3 का निर्माण करता है। क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें उपस्थित रहती हैं। O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है, जो वायुमंडलीय बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। इसे O3 के संकेत से प्रदर्शित करते हैं। मतलब O3 मतलब ओजोन है। देखिए समताप मंडल। तो चलिए क्वेश्चन टेस्ट करते हैं। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अपक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित होती है। तो पराबैंगनी किरण। और नेक्स्ट है, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है किससे? वो बचाती है अल्ट्रावायलेट किरण से, अल्ट्रावायलेट किरण से। और वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट किरण। और वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है? तो पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती है। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ओजोन परत ट्रोपोस्फियर में नहीं बल्कि स्ट्रेटोस्फियर में है। बाकी रेनेटिंग पनीर है, जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड है, गोल्डन चावल विटामिन ए है, ये सही। ओके, गलत है मतलब। ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित है वह है स्ट्रेटोस्फियर। और नेक्स्ट है, ओजोन परत अवस्थित है स्ट्रेटो मतलब समताप मंडल में। जिनमें से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो मिलती है स्ट्रेटोस्फियर में। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है, कितनी? 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है समताप मंडल में। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वह है क्षोभ मंडल। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर है ना। निम्नलिखित में से कौन सी परत समताप मंडल में सम्मिलित नहीं है? तो वह नहीं है आयन मंडल। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है किसके द्वारा? नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन या CFC द्वारा। तो CFCS द्वारा, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा। अगला है ओजोन परत क्षरण। तो सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। ओजोन छिद्र के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। CFC क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन मानव निर्मित यौगिक है। यह रसायन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने के साथ साथ ओजोन परत की ओजोन गैस में अपक्रिया करके ओजोन को ऑक्सीजन के रूप में विघटित कर देती है। तो इतना ट्रिवियल तो आप नहीं समझ पाओगे, तो इसलिए मैं क्वेश्चन दिखवा देती हूँ कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? तो यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देता। तो जी बिल्कुल देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से नहीं निकलता। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, नाइट्रोजन ऑक्साइड जलमग्न और सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे से। ठीक है, नेक्स्ट है, ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? तो उत्तरदायी CFC। ओजोन छिद्र का क्या कारण है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक हैं, वो हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में निम्न में से किस एक की उपस्थिति ओजोन स्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है? तो वह होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से।
अगला है ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? तो वह हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वह नहीं है विलायक के रूप में उपस्थित मेथिल क्लोरोफॉर्म, बाकी सब है। निम्न ग्रीन हाउस गैस में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता? तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, बाकी सबसे होता है। अगला है ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है अंटार्कटिका के ऊपर। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन हासक पदार्थों के रूप में चर्चित है, उनका प्रयोग सुघट फोम के निर्माण में होता है, ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में होता है, कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई में होता है, एयरोसॉल कैन में दबकारी एजेंट के रूप में होता है। तो कौन सा सही है? तो इसमें पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, बाकी दूसरा नहीं है, इसमें नहीं होता। तो अगला है अंटार्कटिका के क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? इसमें विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वान है। नेक्स्ट है फ्रीजों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो फ्रीज में मेफ्रॉन गैस भरी जाती है, जिसे डाइफ्लोरोमेथ HCFC कहते हैं। ओजोन परत संरक्षण के उपाय। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित पदार्थों में से कौन ओजोन रिक्तिकारक के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर है? चुनिए। तो वह है फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो तीनों के तीनों सही हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किसने तिब्बत पठार के ऊपर 2005 में ओजोन अभाव मंडल का पता लगाया था? तो पता लगाया था GW केट मूर ने। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है? वो है ओजोन परत के रक्षण से संबंधित। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है ओजोन परत के क्षय को रोकना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? तो संबंधित है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वह है कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जी नहीं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत की क्षीणता के लिए, बाकी प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1989 और प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 और प्रथम शिखर सम्मेलन +5 1997। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला है ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, देख लीजिए। ओजोन दिवस तिथि 16 को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। और अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ओजोन सुमेलित नहीं है। अम्ल वर्षा नाइट्रिक एसिड से नहीं होता ही, बल्कि ये अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड से होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। और राकेट ईंधन, केरोसिन तेल और ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने के मुद्दे संबंध है? तो वह है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत क्षरण के प्रभाव क्या हैं? तो जीन यहाँ है प्रभाव, यह है जीन उत्परिवर्तन, पौधों की वृद्धि में रुकावट, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, सनबर्न और प्रतिरक्षा तंत्र पर कमजोरी और पत्तों का क्षति और अनुवांशिकी दोष, ये सब होता है ओजोन परत क्षरण से। सूर्य से आने वाले हानिकारी पराबैंगनी विकिरण से हो सकता है, क्या हो सकता है? त्वचीय कैंसर, स्किन कैंसर। ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। तो कथन कारण दोनों से ही कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। वैज्ञानिक निम्न टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया? तो ब्रिटिश टीम ने लगाया था। वन एवं वन्यजीव के बारे में हम करेंगे। तो वन एवं वन्यजीव के प्रकार। तो भारत में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, इनमें उष्णकटिबंधीय, इसको तो आप ज्योग्राफी में पढ़े हैं, तो इसको मैं क्वेश्चन से ही करवाऊंगी। बाकी सुंदरबन, डेल्टा वगैरह तो आप पढ़ के ही आए होंगे भाई, अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं। नहीं पढ़े तो स्क्रीन पॉज करके उसको पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? वह पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। यह एक्सप्लेनेशन से खुद वही सब चीज़ें वहीं लिखी हैं, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पश्चिमी घाट के उत्तर पूर्व भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 200 सेमी से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है? तो पहला है उच्च घने वृक्षों की विद्यमानता, जिनके करीटी निरंतर वितान बनाते हैं। उसके बाद बहुती जातियों का सहअस्तित्व और अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला है निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं? तो वे अरुणाचल प्रदेश और है मिजोरम।
नॉर्थ ईस्ट के, हिमाचल प्रदेश नहीं है इसमें। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? तो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम में पादपों की सर्वाधिक प्रजाति पाई जाती है। यद्यपि इस बायोम के सभी क्षेत्र में पौधों का जीवन रूप तथा उनकी संरचना में क्षमता पाई जाती है, परंतु उनके पादप प्रजातियों के संगठन में पर्याप्त विषमता मिलती है। नेक्स्ट है, पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विशेषता है, वह है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है कहाँ? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। और अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? तो वह उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। उसके बाद है, भारत के किस राज्य में सागौन के वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं? तो वह है मध्य प्रदेश में। और भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है सुंदरबन में। भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है सुंदरबन। फिर है, वाणिज्यिक दृष्टि लाभप्रद वृक्षों की एक पादप कृषि की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन, ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निर्वनीकरण, मैंग्रोव का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई और अनाधिकार आखेट समस्या को भी अधिक जटिल बनाते हैं। अलवड़ जल कटरिकाएं त्वरित गति से सूख रही हैं क्योंकि निर्वनीकरण और मैंग्रोव का विनाश हो रहा है। इस उदाहरण में निर्दिष्ट स्थान है, वह है सुंदरबन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी डेल्टा पर अवस्थित है? तो वह है कोरिंगा पर। कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। यह आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के समीप स्थित है। यह भारत में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? तो वह है गोवा में। गोवा का चोराव द्वीप पूरी तरह से संरक्षित वनस्पति क्षेत्र है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो सभी जानते हैं, अमेजोन। तो निम्नलिखित किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? तो वह है एशिया में। समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सैंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला, यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है। और दूसरा, यह दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों में अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। रेड सैंडर्स दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में पाई जाने वाली वृक्ष की एक प्रजाति। इसका वैज्ञानिक नाम टेरोकॉर्पस सेंटिनेलिस है। यह वृक्ष आंध्र प्रदेश के पालकोंडा व शेषाचलम पर्वत श्रेणियों में मुख्यतः पाया जाता है। अगला है, दक्षिण पश्चिम घाट आर्द्र वन, तराई दुआ चौड़ी पत्ती वाले वन और कच्छ का रण घास के प्रदेश और पूर्वी दक्कन का पठार, यह आर्द्र वन। तो इसमें दक्कन पठार मुख्यतः शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, ना कि आर्द्र वन। से सही है। नेक्स्ट है, यह सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए करते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली में पाए जाते हैं और शंकुध वन पाए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। और कच्छ वनस्पति, तो कच्छ भाई कहाँ पे है? तो कच्छ आपका कच्छ वनस्पति जो है वो पाई जाएगी सुंदरबन में और पतझड़ राजस्थान में। तो इसमें जो है देख लीजिए, उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली, शंकुध वृक्ष हिमाचल प्रदेश और कच्छ वनस्पति सुंदरबन, पतझड़ वन राजस्थान। 2004 के सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि गरान मतलब मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं? तो गरान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते हैं, तो ये काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन कारण है, उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। कारण है, महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। तो कथन कारण दोनों से ही कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। भितरकनिका गरान मतलब ये मैंग्रोव होता है कि एक संदर्भ में इनके कथन पर विचार कीजिए। वंशधारा और सुवर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। दूसरा, ये पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। तो दोनों को दोनों सही नहीं है, क्योंकि भितरकनिका गरान उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्राह्मणी, वैतरणी और महानदी डेल्टा के बीच में स्थित है। यह मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक रामसर स्थल भी घोषित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेक्सास वृक्ष हिमालय की प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। टेक्सास वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। टेक्सास वृक्ष में टैक्साल नामक औषधि प्राप्त की जा सकती है जो पार्किंसंस रोग के लिए विरुद्ध प्रभावी है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है, मैंग्रोव कुछ
समुद्री तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिकी निकाय होते हैं। कारण है वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमोल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। ऊपर के दोनों वक्तव्य में से कौन सा कथन सही है? मतलब कथन कारण दोनों सही हैं, इसमें कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहाँ निम्नलिखित में से किस पादप को प्राकृतिक रूप में उगते हुए देखने की संभावना है? तो वो हो जाएगा आपका, एक बांज हो गया, एक बुरुंश होगा, तो ऑप्शन ए है। उपोष्णकटिबंधीय वन उत्तर पश्चिम खासी पहाड़ियाँ नागालैंड एवं मणिपुर में पाए जाते हैं। चीड़ इन वनों का मुख्य वृक्ष है, परंतु अधिक आर्द्र वाले भागों में बांज ओक जिसे बोलते हैं चौड़े पत्ती वाले वृक्ष देखे जाते हैं। इनके अलावा बरुंस, रोडोडेंड्रॉन जैसी झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। चंदन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वृक्ष है जो हिमालयी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। ठीक है। और वनों से लाभ एवं वनों के उपयोग, तो यहाँ पर दिए गए वनों से द्वारा प्राप्त सेवाएं। सांस्कृतिक लाभ देख सकते हैं, उत्पादित क्रिया, संस्कृति में आध्यात्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, साहित्य है। और उत्पादित में फल, रेजिन, एल्कोहलाइड और रबड़ और औषधियाँ हैं। सुरक्षात्मक में भूमि संरक्षण, जल संरक्षण है। और नियमकारी क्रिया में तापमान नियंत्रण, अवशोषण, बाढ़, सूखा नियंत्रण, ये सब कुछ है। तो चलिए क्वेश्चन पे, वन नवीकरणीय संसाधन है और ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या थोड़ी न कर रहे हैं। नेक्स्ट है कथन कारण, प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। कारण है किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर करता है। तो कथन कारण दोनों सही इसमें भी, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है एल्युमिनियम हरी धातु है। कारण है वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। तो इसमें जो है ये सही है, लेकिन वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है, ये गलत है। और भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं मेघालय में। वनोन्मूलन में उसके प्रभाव, तो वनोन्मूलन पता ही होगा आपको। वनोन्मूलन के कारण क्या है? सड़कों का विकास, खेती योग्य भूमि का विस्तार और शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और काष्ठी पादपों का अंधाधुंध व्यावसायिक और पशुओं द्वारा घास चरना और नीति निर्माण में सतत विकास की अनदेखी और जंगल की आग। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो वह नगरीकरण नहीं है। और नगरीकरण निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, बल्कि यह निर्वनीकरण के कारणों में से एक है। बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नगरों और वास स्थानों का विस्तार वनों एवं जैव विविधता को प्रभावित करता है। नगरों की आवश्यकताओं के संदर्भ में भी वनों की कटाई के वन क्षेत्र कम हुए। इसके विपरीत हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि एवं मृदापर्दन वनोन्मूलन या निर्वनीकरण इसके प्रभाव के अंतर्गत। अगला है नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? तो उसका कारण है झूम कृषि। आगे है कथन कारण, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनसांख्यिकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। कारण है वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होते हैं। तो इसमें जो है कथन कारण दोनों से ही कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। फिर वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिक विकास है। जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र में जलवायु प्रभावित कर रहे हैं वह है जंगल की आग। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशेषता रखता है? तो वह है वालपराई। ठीक है। अब अगला है राष्ट्रीय वन नीति। अगला है राष्ट्रीय वन नीति। तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों को निम्न रूप से वर्गीकृत किया गया है: संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन एवं वृक्ष भूमि। जबकि राष्ट्रीय उद्यान वन का संवर्ग नहीं है। राष्ट्रीय वन जो अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल का कम से कम 1/3 अर्थात 33% भाग वन होना आवश्यक है ताकि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखा जा सके। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में निर्धारण 2/3 है ताकि अपरदन और भूस्खलन को रोका जा सके। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना तथा देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादन करना राष्ट्रीय वन नीति का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सम्मिलित है। पहला है वनीकरण एवं व्यर्थ भूमि विकास, दूसरा है पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधरोपण तथा तीसरा है लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति, जबकि कीड़ानाशक और कीटनाशक के व्यापक संवर्धन तथा इसमें शामिल नहीं है। 2018 में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है? तो 2018 का वन और अस्थायी शहर है। भारत में उपयुक्त, अच्छा हाँ एक मिनट, ठीक है। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुति भूमि है वह 33%।
भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि उन्नच्छादित होने की सिफारिश की गई? तो वह की गई 33%। इसमें भी वही 33% है। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत वन रखने का है? तो 1/3। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो इसमें नहीं है राष्ट्रीय उद्यान। और निम्नलिखित कार्यक्रमों पर ध्यान देना है। वनीकरण, व्यर्थ भूमि विकास, पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधरोपण। और तीसरा, लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसका जो है सभी ऑप्शन सही हैं। राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो नीचे दिए गए कोट से अपना उत्तर चुनिए। तो इसका उद्देश्य था पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना और वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। और भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तक जय हिंद, जय भारत। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।